नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए उस विषय पर। सोशल मीडिया में ये भरा पड़ा है और लगातार लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हार गए, हिंदुत्व तो हार गया और क्या होगा। कुछ लोगों की चिंताएं ये हैं कि अब क्या होगा बंगाल में, क्या भारत के लोग कभी नहीं संभलेंगे। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जैसे वहाँ से बढ़ रही है वैसे क्या संसार के हिंदुस्तान के और लोग भी इस प्रकार से बढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले चुनाव विश्लेषण करना शुरू करते हैं। क्या सवाल ये है, क्या वाकई में बीजेपी हार गई? क्या वोट या लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई में ममता जीती या दूसरे जीते? हम पैन इंडिया अगर बात करें तो ये देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है, लोगों की भागीदारी का महत्व होता है और जो जिसको पसंद करता है, जिसको जो बात समझ में आती है वो उस प्रकार से रिएक्शन करता है। इसलिए बंगाल चुनाव हार गए या बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई या पुनः सरकार बना ली 15वें साल में, मतलब 11वें साल में प्रवेश कर रही हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि लोकतंत्र की अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई जीता तो लोकतंत्र में जीतने के बाद जो इस समय पिछले 2 दिन से बंगाल में हो रहा है, जो 2 दिन से बंगाल में अफरा तफरी मची हुई है, राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई हैं। क्या उन राजनीतिक हत्याओं की तरफ देश का मस्तिष्क है? क्या देश उस विषय में सोच पा रहा है? या बंगाल की जो सिचुएशन है, 30% मुस्लिम है, 70% अदर्स हैं, ये 70% वर्सेस 30% का इलेक्शन था या क्या ये पूरी बला थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ा, पूरी शक्ति लगाकर चुनाव लड़ा, वो ये जरूर दर्शाता है कि उनको हिंदू समाज की चिंता है। एक बात तो ये, और हिंदू समाज की जो चिंता है उस चिंता को ध्यान में रखते हुए पूरी शक्ति अगर वहां पर लगाई गई तो इसमें बुरा क्या है। दूसरा, ये कहा जा रहा है लगातार कि ममता बनर्जी अकेली थी। नहीं, ममता बनर्जी अकेली कैसे थी? ममता बनर्जी को हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष चुनाव लड़वा रहा था, पूरा विपक्ष। यहां तक कि अपने आप को सती करके भी ममता बनर्जी को जीवित किया गया। जैसे कांग्रेस ने अपने आप को समाप्त कर लिया, लेफ्ट ने अपने आप को समाप्त कर लिया। कांग्रेस और लेफ्ट जिसका वजूद अभी वेस्ट बंगाल में था, उसने अपना वजूद समाप्त करके ममता बनर्जी को पुनर्जीवित किया है। दूसरा, रही बात भाजपा की, तो भाजपा की सबसे पहली शुरू से लड़ाई अगर किसी से रही सन 1951 में जब जनसंघ बना, तब से अगर सबसे ज़्यादा किसी से किसी विषय पर लड़ाई रही है तो वो रही है लेफ्ट और कांग्रेस की विचारधाराओं के विरुद्ध। और यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर कहीं लेफ्ट बचा था तो वो या तो बंगाल में बचा था या केरला में बचा है। बंगाल में लेफ्ट का सुपड़ा साफ करना क्या ये भारतीय जनता पार्टी की वजह नहीं है? कांग्रेस का सुपड़ा बिल्कुल साफ कर देना कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह नहीं है। और पूरे बंगाल के चुनाव में दूसरे नंबर पर भाजपा रही। उनमें से एक बड़ी सीटें, लगभग 100 सीटों की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, 100 सीटें ऐसी रहीं जहां पर 1000 वोट के अंदर का फासला था, या 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का फासला भी कोई फासला नहीं होता। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 100 से 125 सीटें ऐसी थी जहां 5000 वोट के अंदर का आंकड़ा था, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदू समाज बंगाल में उठकर खड़ा नहीं हुआ। जिस बंगाल में पॉलिटिकल हत्याएं चल रही हों, जिस बंगाल में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हों, जिस बंगाल में हिंदुत्व के लिए बोलने वालों के ऊपर सीधा प्रहार हो रहा हो, वहां पर ऐसी स्थिति में कट टू कट चुनाव अपने आप में एक इलस्ट्रेशन है कि हिंदू समाज जागृत तो वहां हुआ है।
सीटों में कन्वर्जन नहीं हो पाया, वो अलग बात है कि कहीं तो 12 वोटों से भी सीट ममता बनर्जी जीत कर गई हैं, कहीं 80 वोटों से जीती हैं, कहीं 100 वोटों से जीती हैं, कहीं 150 वोटों से जीती हैं। ये जो 12 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 100 वोट, 200 वोट, ये कोई विजय नहीं होती। इसलिए ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बंगाल में हार गई। देखिए, मैच खेलने वाले खेलते हैं, पूरी शक्ति लगाई गई, पूरी शक्ति लगाने के बाद अगर 100-100, 50-50 वोटों से हारते हैं तो इसको हार नहीं कहना चाहिए, इसको पूर्ण प्रयास कहना चाहिए। और हारी तो लेफ्ट का बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना, कांग्रेस को जड़ से समाप्त कर देना, जहां से जर्मनाइजेशन हुआ था। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी भी लेफ्ट के रास्ते पर चल दी है और पॉलिटिकल हत्याएं करवा रही हैं या हो रही हैं उनके राज्य में, वो शासन चलाने में सफल नहीं हुई। दूसरा, बंगाल की तरह ही एक राज्य और असम में बंगाल से ज्यादा भयावह सिचुएशन थी और असम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर नहीं आई बल्कि सीटें बढ़ाकर लाई। तो असम, आपको मालूम है ना कि कामरूप, एंशिएंट टाइम पर जो उस साइड का शासन था वो कामरूप का शासन था। कामरूप असम को कहते हैं। बाद में वो हॉट सीट बंगाल में आई और फिर वो बंगाली राज्य कहा जाने लगा। कामरूप असम का मतलब है कि 7 अन्य जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन पर सीधा प्रभाव होना। असम में जीतना, पुडुचेरी में सरकार बनाना जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें केरला में तो वोट शेयर बढ़ना, तमिलनाडु के अंदर 77 सीटें या इतनी इस प्रकार की सीटें निकल आना एआईडीएमके के साथ, जहां पर एआईडीएमके 10 वर्ष से शासन कर रही थी और वहां का ये व्यवस्था रही कि एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, अल्टरनेट में आती है। वहां पर भी बीजेपी के कुछ सीटें मिल जाना, विधानसभा में बोलने की स्थिति बना लेना और बंगाल में सरकार के कामों की समीक्षा करने के लिए 77 विधायकों का विधानसभा में होना, ये कोई कम नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर कहना चाहिए जो लोग ईवीएम पर खेलने वाले हैं, ईवीएम के नाम से जो पूरा भाईबेला मचाते थे, उनको पूछना चाहिए कि ममता बनर्जी ने तो ईवीएम सेट नहीं कर ली थी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, ये एक संदेश भी हिंदू समाज को दे रहा है। हिंदुस्तान को ये एक संदेश है कि देखिए, आप लोकतंत्र भारत में तब तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है, और जिस दिन हिंदू मेजोरिटी से कम हुआ उस दिन लोकतंत्र कैसा होगा वो बंगाल शो करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने जरा सा भी ढील अब डाली तो आपको पता होना चाहिए कि आप बंगाल के जो नतीजे हैं वो पूरे देश में रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि एक कम्युनिटी तो सिर्फ किसी काम के लिए बैठी, उसको कोई प्रोग्रेस से मतलब नहीं है, कोई तरक्की से मतलब नहीं है, कोई खाने पीने से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ इतने से मतलब है कि मरने के बाद जिंदगी शुरू होती है। और हमारे लोग लोकतंत्र के नाम से कुछ उनका साथ दे दें तो कुछ क्या ना हो जाए। आपको याद होगा कि मंडल साहब ने साथ दिया था उस समय पाकिस्तान का, और वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे जो आज का बांग्लादेश है। पहले लॉ मिनिस्टर भी बने थे, उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ था, 28% हिंदू लेकर गए थे वो, क्योंकि उनको भी लोकतंत्र दिखता था। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने जिस समय पाकिस्तान का गठन हुआ उस समय पाकिस्तान का नाम जो रखा गया था वो सेकुलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा था, सेकुलर पाकिस्तान बनाया था। वो तथाकथित सेकुलरिज्म कहाँ चला गया, मंडल को क्या करना पड़ा? पहले लॉ मिनिस्टर मंडल वहाँ पर बने और पहले लॉ मिनिस्टर भारत में डॉक्टर अंबेडकर बने। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से कहाँ पूजे जाते रहे और मंडल साहब कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। लेकिन उस समय वो भी इसी बहकावे में आ गए थे कि डेमोक्रेटिक स्टेट में जा रहे हैं, सेकुलर स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ लोकतंत्र होगा। याद रखिएगा, लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक हिंदू हिंदुस्तान में जीवित है। लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक हिंदू हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में है। लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी 30% नहीं हो जाती। ये हम सबको विचार करना पड़ेगा कि भारत में लोकतंत्र जीवित रखना है तो कैसे रखना पड़ेगा।
भारत में एनआरसी करना है कि नहीं करना है, भारत में सिस्टम लाना है कि नहीं लाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कि नहीं करना है। नहीं तो पाकिस्तान आज न्यूली अफगानिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की स्थिति यह आ चुकी है कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन का विरोध कर चुका है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सरकार की नहीं चल पा रही है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जिस प्रकार से विरोध किया, पाकिस्तान के अंदर सरकार को सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सरकार को सरेंडर करने का मतलब तहरीक लबैक पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाना, इस्लाम के नाम से बुलंद हो जाना, और ऐसी स्थिति में ले जाना कि पाकिस्तान सरकार अगर कोई भी निर्णय डेमोक्रेसी के फेवर में लेती है, या लोकतंत्र के या सेकुलरिज्म के फेवर में लगती है, या माइनॉरिटी को कुछ प्रोटेक्शन देने की बात करती है, तो पाकिस्तान में सरकार नहीं चल सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में नहीं चल सकती, वैसे ही जैसे लीबिया में नहीं चल सकती, जैसे लेबनान में नहीं चल सकती, वैसे ही जैसे सीरिया में नहीं चल पा रही है। ये बांग्लादेश में भी यही हाल है। मतलब क्या है? मतलब जो मैं फाइनली कहना चाह रहा हूं वो ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए बंगाल में, लोकतंत्र से जिसकी जीत हुई उसका कोई उसको क्रिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए, उसको साधुवाद, उसको तो शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेकिन उन शुभकामनाओं के पीछे जो तुष्टीकरण की राजनीति है पिछले 2-3 दिन से दिख रही है, तुष्टीकरण की राजनीति है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, और अब चिन्हित किए जा रहे हैं लोग, वो एक बड़ा विषय है। हाँ, दूसरा, लोगों ने बहुत सारे सवाल ये भी किए कि क्यों ना वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में आज की तारीख में चुनाव करवाने के बाद लगवाने का मतलब ये होता है कि आप तानाशाह बनना चाहते हैं, आप तानाशाह बनाना चाहते हैं। अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को सरकारी तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की सरकार डिसमिस कर देनी चाहिए। हिंदू समाज स्वयं अगर खड़ा नहीं होगा, स्वयं सामने नहीं आएगा, तो आप कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और कब तक राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, अगर हम आबादी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सरकारें कानून बनाकर कैसे आबादी रोक सकती हैं? सरकारें कानून बनाकर कैसे वोट डाल सकती हैं? सरकारें कानून बनाकर कैसे राष्ट्रपति शासन लगा सकती हैं? और कितने दिन लगा सकती हैं? कितने दिन सरकार कानून बनाकर आपके बच्चे तो नहीं पैदा कर सकता। सरकार कानून बनाकर किसी के बच्चे पैदा होने से रोक तो नहीं सकता। बच्चा पैदा होने के बाद फांसी तो नहीं लटका सकते, या बच्चे को पैदा होने के बाद उसके फंडामेंटल राइट से विहीन नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ध्यान में रखिए। इसलिए आबादी का काट सिर्फ आबादी हो सकती है, आबादी का काट कानून नहीं हो सकता। और लोकतंत्र भारत में तब तक ही है जब तक आप आबादी में मेजॉरिटी में हैं। जिस दिन आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे, जिस दिन आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, इक्वल पोजीशन से कुछ कम रह जाएंगे, उस समय एक प्रजाति ऐसी है भारत में जो न तो पढ़ी लिखी है, न समझदार है। उसके आकाओं ने जितना कह दिया वो उतना मानने वाले लोग हैं, आकाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और इसके अतिरिक्त तो वो एक भी विषय, एक भी पॉइंट, किसी भी स्तर से कुछ सोचने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए समाज को आज उठकर खड़ा होना पड़ेगा। और आबादी का काट आबादी है। सरकारें बहुत दिन तक आपकी मदद नहीं कर सकती। सरकारें कर सकती हैं बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। जनता सब कुछ करना चाहती है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकती। दोनों का अपना कॉम्बिनेशन है। मैं बीजेपी को ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से हिंदुओं के प्रोटेक्शन की बात कही, और लोगों में वहाँ पर एक उत्साह निकल कर आया। उस उत्साह में, उस हिम्मत से लोग सामने आए। जहाँ पर बोलने से डरते हों, वहाँ पर लोग सामने आए हों। लोग राजनीतिक हत्याएं होने के बावजूद, आतंकवादी घटनाएं होने के बावजूद, आतंकवादी टाइप के वहाँ आवाहन होने के बावजूद जनता लड़ने को तैयार निकली है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब बंगाल में जैसे पूर्ण रूप से तुष्टीकरण चलता था वैसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि विधायक जो 12 वोट से हारा, जो 15 वोट से हारा, जो 20 वोट से हारा, उसको भी अगले चुनाव की उम्मीद बनी रहेगी, और वो भी सामने आकर लड़ने के लिए तैयार है। उसकी अपनी टीम बन चुकी है, उनके साथ लोग आ चुके हैं, वो अगुवाई कर सकता है। सरकारें विरोध, स्टेट गवर्नमेंटें विरोध कर सकती हैं, लेकिन जनता बहुत कुछ होती है, और जनता अब जाग चुकी है बंगाल की।
इसमें भी कोई शक नहीं। हाँ, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल में जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हत्याएं, उसके लिए आपको पूरे देश को मैसेज जाता है कि पूरे देश में आपकी जरा सी गलती, जो मोदी जी को, योगी जी को बात बात में घसीटने वाले लोग हैं, कोविड के टाइम पर बात करने वाले लोग हैं, भारत सरकार की जरा सी गलती के आधार पर सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक भी क्रिटिसिज्म, आपका एक भी क्रिटिसिज्म आपके देश की दिशा बदल सकती है। इसलिए कुछ तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन आप बंगाल बनाना चाहते हैं तो इस सरकार के विरुद्ध काम करिए और इनके विरुद्ध बोलिए, इनके विरुद्ध लिखिए, इनके विरुद्ध कैंपेन चलाइए। लेकिन लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र तब तक ही है जब तक आप मेजॉरिटी में हैं, और मेजॉरिटी के आधार पर अगर सरकार ना बनाई आपने तो फिर आपका अंत निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नीचे कि आखिर कैसे देश का भला हो सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।